कभी सोचा है, एक गिरता हुआ सेब, हमारा अपना शरीर और वो आसमान में लाखों मील दूर चमकता हुआ चांद, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं लगता है ना? पर इसका जवाब एक ऐसे राज को खोलता है जो हमें बताता है कि हमारे चारों ओर छोटी से छोटी चीज से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड तक सब कुछ कुछ अदृश्य यूनिवर्सल नियमों से बंधा हुआ है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें बहुत बहुत ही छोटे लेवल पर जाना होगा। चलिए जूम इन करते हैं उन अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर जिनसे हर एक चीज बनी है। तो इस कहानी का जो सबसे पहला हीरो है वो है परमाणु, यानी कि एटम। इसे ऐसे समझिए जैसे ये यूनिवर्स की वर्णमाला का पहला अक्षर हो। ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपनी पहचान बनाए रखता है। पर मजा तो अब शुरू होता है। परमाणु भी दरअसल और छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। और कमाल की बात यह है कि बस इन्हीं 3 कणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो सारे एलिमेंट्स बनते हैं जिन्हें हम जानते हैं, सोने से लेकर ऑक्सीजन तक, सब कुछ। अब जब ये परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो 2 तरह की चीजें बनती हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ जैसे हीरा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होते हैं, और दूसरे होते हैं मिश्रण जैसे हवा या चाय, जिनसे हमारी दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि बेजान चीजें कैसे बनती हैं, पर जिंदगी, ये निर्जीव कण मिलकर जिंदगी जैसी कमाल की चीज कैसे बना लेते हैं? चलिए अब उन खास कॉम्बिनेशंस को देखते हैं जो लिविंग बींग्स का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अगर परमाणु अक्षर थे तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स उनसे बने शब्द हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी के सफर में अगला कदम है, जहां परमाणु मिलकर कुछ बिल्कुल नया और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जब ये शब्द एक खास तरीके से जुड़ते हैं तो जिंदगी की शुरुआत होती है। वो पहली चिंगारी है कोशिका, यानी कि सेल। ये सभी जीवित प्राणियों की सबसे बेसिक यूनिट है, लाइफ की कहानी का पहला वाक्य। बड़े जीवों में ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ये तो स्पेशलिस्ट्स की टीम बना लेती हैं, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। जैसे मसल सेल्स सिकुड़कर मूवमेंट पैदा करती हैं और नर्व सेल्स बिजली की तेजी से मैसेज भेजती हैं। ये नेचर का एक शानदार टीम वर्क है। अच्छा, एक मिनट, अगर सब कुछ इन छोटे छोटे कणों से ही बना है तो फिर सब कुछ एक जगह शांत बेजान ढेर की तरह पड़ा क्यों नहीं रहता? चीजें हिलती डुलती क्यों है, बदलती क्यों है? इसका जवाब छिपा है बल, यानी फोर्सेस में। यही वो ताकतें हैं जो यूनिवर्स में होने वाले हर बदलाव और हर मूवमेंट के पीछे है। इसका जो बेसिस है वो है न्यूटन का पहला नियम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब चीजें थोड़ी आलसी होती है। जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी ताकत उसे डिस्टर्ब न करे। तो सवाल ये है कि बदलाव आता कैसे है? ये बदलाव तब आता है जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। यही अनबैलेंस्ड फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चलाता है या चलती हुई चीज की स्पीड बदलता है। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको एक और तरीके से सोचते हैं। जब तक सारे बल बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, कुछ नहीं हिलेगा, सब शांत। लेकिन जैसे ही एक तरफ का बल ज्यादा हुआ, मान लीजिए एक रॉकेट का इंजन चालू हो गया, तो बूम, मोशन शुरू। बस यही संतुलन और असंतुलन का सारा खेल है। अब बात करते हैं उस एक फोर्स की जो शायद सबसे जानी पहचानी है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। ये वो फोर्स है जो गिरती हुई चीजों से लेकर ग्रहों तक सब कुछ कंट्रोल करती है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। वो कौन सी एक ताकत है जो सेब को जमीन पर गिराती है और उसी वक्त चांद को पृथ्वी के चक्कर काटने पर मजबूर करती है? जवाब है गुरुत्वाकर्षण। और यही तो न्यूटन का जीनियस था। उन्होंने ये समझा कि जो फोर्स सेब को नीचे खींच रहा है, वही सेम फोर्स चांद को ऑर्बिट में बनाए हुए है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। यही वो अदृश्य गूंद है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़े हुए है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। मास और वेट एक ही चीज नहीं है। मास ये बताता है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कोई पृथ्वी पर हो या चांद पर। लेकिन वेट उस स्टफ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, जो जगह के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है,
तो हमारे पास मैटर है और उसे हिलाने के लिए फोर्सेस भी हैं। पर इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आता है? वो फ्यूल है एनर्जी। अब एनर्जी का एक बहुत ही मजेदार नियम है। ये कहता है कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। ये यूनिवर्स की करेंसी की तरह है जो बस हाथ बदलती है, खत्म नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वही गिरता हुआ सेब है। जब सेब पेड़ पर लटका है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे एक खींचे हुए रबर बैंड में होती है। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही वो गिरता है, वही स्टोर्ड एनर्जी मोशन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो ठीक है, हमने परमाणु, फोर्सेस और एनर्जी के बारे में जान लिया, पर इन सब थियोरीज का असल दुनिया में क्या काम है? ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए, इसका एक बहुत ही जमीनी उदाहरण देखते हैं, खेती में, यानी एग्रीकल्चर में। और देखिए, कहानी घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, यानी परमाणुओं पर। पौधों को बड़ा होने के लिए, हमें खाना देने के लिए मिट्टी से कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब पौधों के लिए वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के नाचने से लेकर एक पूरे गेहूं के खेत के लहलहाने तक हमने देखा कि कैसे कुछ बहुत ही सिंपल नियम हर चीज को चला रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सोचना कितना कमाल का है कि इन नियमों को समझकर हम भविष्य में और कौन-कौन से रहस्य खोल पाएंगे।